गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में। तो कंस्ट्रक्टर के बारे में हमने देखा कि कंस्ट्रक्टर एक विशेष प्रकार का मेंबर फंक्शन है और कंस्ट्रक्टर होता है, उसका नाम क्लास के नाम के समान होता है। देखिए, हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा था, तब हमने पढ़ा था फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में, और जिसकी परिभाषा थी कि जब किसी प्रोग्राम में कोई फंक्शन एक से अधिक बार हो या किसी प्रोग्राम के अंदर एक से अधिक फंक्शन हैं, उनका नाम समान हो और उनके आर्गुमेंट हैं, उनकी संख्या अलग अलग हो या उनके कार्य अलग हो, तो उसे फंक्शन ओवरलोडिंग कहा जाता है। मतलब प्रोग्राम में फंक्शन का नाम समान होगा, कार्य अलग होंगे सबके। तो यहाँ पर जब हम पढ़ रहे हैं कंस्ट्रक्टर के बारे में, तो कंस्ट्रक्टर भी एक विशेष प्रकार का मेंबर फंक्शन है। जब क्लास में एक से अधिक फंक्शन होंगे, मतलब कंस्ट्रक्टर बनेंगे, तो उसे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहा जाएगा। क्योंकि कंस्ट्रक्टर के लिए हम ये तो बोल नहीं सकते कि कंस्ट्रक्टर का जो नाम है इनका वो समान हो, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का नाम तो जितने कंस्ट्रक्टर बनेंगे सबका समान ही होगा। कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम के समान होता है, और एक से अधिक कंस्ट्रक्टर बनेंगे तो सबके नाम समान तो अपने आप ही होंगे। तो परिभाषा केवल इतनी सी है कि यदि क्लास में एक से अधिक कंस्ट्रक्टर बन गए तो उसे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहा जाएगा। ठीक है, जब किसी क्लास में एक से अधिक कंस्ट्रक्टर हो तो उसे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहा जाता है। इसको देखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू। हमने यहाँ पर क्लास पॉइंट बनाई है, डेटा मेंबर रखे हैं इसके एक्स और वाई। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, रन टाइम के दौरान अलग अलग कंस्ट्रक्टर हैं, उनका उपयोग इनपुट देने के लिए करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू देने के लिए करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम यहाँ पर आते हैं। देखिए, लिखा है पब्लिक, क्योंकि कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक अनुभाग में होना चाहिए। यहाँ पर 3 कंस्ट्रक्टर हैं, देखो मैंने नोट कर रहा है, यहाँ पे नोट कर रखा है 1, 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले लिखा है पॉइंट, और आप देख पा रहे हो कि पॉइंट के आगे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है यहाँ पर इसका। तो ऐसे कंस्ट्रक्टर जिनका आर्ग्यूमेंट नहीं होता वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होते हैं, और ऐसे कंस्ट्रक्टर हैं इनको कॉल करने की या फिर वैल्यू देने की आवश्यकता नहीं होती। कंस्ट्रक्टर कॉल करने की आवश्यकता तो किसी को नहीं होती, लेकिन इसको वैल्यू देने की आवश्यकता भी नहीं होगी। और कमेंट्स में लिखा भी आगे नो आर्ग्यूमेंट और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जब ऐसे कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे, मतलब जब ऑब्जेक्ट बनेंगे तो उसको जब कोई वैल्यू नहीं दी जाएगी तब ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और एक्स और वाई है इनको 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, यह कंस्ट्रक्टर एक्स और वाई में 0 इनपुट कर देगा। उसके बाद में सेकेंड कंस्ट्रक्टर आता है पॉइंट, और इसका आर्ग्यूमेंट है इंटीजर ए। एक आर्ग्यूमेंट दिया है इसमें। ठीक है, 1 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर है, एक आर्ग्यूमेंट है इसका। इसको जो भी आर्ग्यूमेंट को इसको जो भी वैल्यू दी जाएगी, मतलब ऑब्जेक्ट बनने पर यदि उसमें उसको एक वैल्यू दी जाए, कोई भी एक इंटीजर वैल्यू दी जाएगी, तो वही वैल्यू एक्स और वाई दोनों में रखी जाएगी, एक्स इक्वल वाई इक्वल ए। ठीक है, तो वही वैल्यू वाई में आएगी और वही वैल्यू एक्स के अंदर आएगी। उसके बाद में तीसरा लिखा है पॉइंट इंटीजर एम और इंटीजर ए। 2 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर है यहाँ पर। ऑब्जेक्ट बनने पर जब 2 वैल्यू दी जाएगी तो इस कंस्ट्रक्टर को मिलेगी, ये कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाएगा, और एम की वैल्यू एक्स में रख देगा और एन की वैल्यू वाई में रख देगा। दोनों वैल्यू इनपुट हो जाएगी एक्स और वाई में। मतलब इस प्रकार एक से अधिक कंस्ट्रक्टर हो गए, 3 हो गए। एक 0 आर्ग्यूमेंट है, एक आर्ग्यूमेंट वाला है और एक 2 आर्ग्यूमेंट वाला है, और ये तीनों ही कंस्ट्रक्टर अलग अलग इनपुट के रूप में एक्स वाई में इनपुट करते हैं। और लास्ट में आता है शो नाम का फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन है, जो सी आउट कथन के माध्यम से एक्स और वाई की वैल्यू को प्रिंट करता है। क्लास समाप्त होने के बाद में मेन फंक्शन में जब आते हैं, यहाँ देखिए लिखा है पॉइंट P1। पॉइंट क्लास है, P1 ऑब्जेक्ट है। पहला ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट बनते ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कौन सा होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दी गई है तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ये ऑब्जेक्ट P1 बनता है तब एक्स और वाई की वैल्यू 0 0 हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पॉइंट P2, जब P2 बनता है
तो एक वैल्यू दी गई, एक इंटीजर वैल्यू दी गई। अब एक इंटीजर वैल्यू वाला कंस्ट्रक्टर ये है, यहाँ पर 5 दिया गया, वहाँ से ए को 5 मिलेगा, एक्स में भी 5 हो जाएगा और वाई में भी 5 हो जाएगा। तीसरा ऑब्जेक्ट बनता है P3 और इस बार 2 आर्ग्यूमेंट दिए हैं 7 और 11। तो 2 आर्ग्यूमेंट वाला कौन सा है? ये वाला है। m को 7 मिलेगा, n को 11 मिलेगा। m x में रखा जाएगा, n y में रखा जाएगा। x की वैल्यू 7 हो जाएगी, y की वैल्यू 11 हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार हमने 3 अलग अलग कंस्ट्रक्टर के द्वारा और क्लास के डेटा मेंबर में इनपुट करके देखा। उसके बाद में अलग अलग कंस्ट्रक्टर के द्वारा, ऑब्जेक्ट बनने पर अलग कंस्ट्रक्टर के द्वारा कौन कौन सी वैल्यू इनपुट की गई उसको प्रिंट किया गया है शो फंक्शन से। तो आउटपुट में प्रिंट होगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ P1 R और फिर लिखा है P1 डॉट शो। तो P1 से XY में जो वैल्यू इनपुट हुई शो फंक्शन के द्वारा वो प्रिंट होगी। यहाँ पर देखिए आउटपुट क्या बनेगा इसका। यहाँ पर ही छोटा सा रूप में यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको आउटपुट क्या बनेगा इसका। पहली लाइन ये आएगी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P1 R और इसके बाद लिखा है P1 डॉट शो। तो P1 ऑब्जेक्ट द्वारा शो फंक्शन को कॉल किया। अब P1 के द्वारा x और y में वैल्यू थी 0 0, तो ये प्रिंट करेगा x बराबर 0 y बराबर 0। ओके, फिर प्रिंट होगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ P2 R। अब P2 के द्वारा P2 डॉट शो लिखेंगे तो P2 के द्वारा x और y में रखा गया था कितना 5, तो इससे प्रिंट होगा x बराबर 5 y बराबर 5। और उसके बाद में है कोऑर्डिनेट्स ऑफ P3 R और P3 से जब इनपुट किया गया तो x में 7 गया था और y में 11 गया था। तो P3 डॉट शो से प्रिंट होगा x बराबर 7 और y बराबर 11। इस प्रकार हमने देखा कि हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के द्वारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान अलग अलग इनपुट है वो दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, थैंक यू।